डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का जो छुटा हुआ भाग था जिसमें हम लोग किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, उसमें आज का 5वां भाग है और बचे हुए जो किसान आंदोलन थे उसका अध्ययन आज के क्लास में करेंगे। उसमें पहला जो टॉपिक आज का होगा वो खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। इस आंदोलन को सत्याग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी जब भारत में आए थे तो एक सफलता लेकर साउथ अफ्रीका से आए थे। वो सफलता था सत्याग्रह का। एक विश्व में पहली बार आंदोलन का एक ऐसा तरीका कि आंदोलनकारियों को बिना कोई क्षति पहुंचाए हुए आंदोलन को सफल बनाने का, और जो विरोधी शक्तियां हैं, जो शोषक शक्तियां हैं, उसको एक ऊहापोह की स्थिति में ला देना कि हम क्या करें, और अंततः वो शोषक शक्तियां समर्पण कर देती थी, धराशायी हो जाती थी। तो एक काफी सफल रणनीति था सत्याग्रह। तो गांधी जी ने भारत में आकर के इसी का प्रयोग किया। उसमें आपने देखा शुरुआत में चंपारण का हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में हुआ और खेड़ा में हुआ। तो चंपारण के बारे में हम लोग पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं इस क्लास में। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था वो मजदूर आंदोलन था, किसान आंदोलन नहीं था। लेकिन खेड़ा जो था वो किसान आंदोलन था। तो हम लोग आज के क्लास में खेड़ा सत्याग्रह का अध्ययन करेंगे जो 1918 ईस्वी में हुआ था कि क्या था। तो खेड़ा सत्याग्रह का जब अध्ययन करते हम लोग पाते हैं कि खेड़ा जो था वो गुजरात में, और खेड़ा में दो प्रकार के किसान, किसान थे। एक प्रकार का जो किसान था उसको हम लोग पट्टीदार बोलते हैं, और दूसरे प्रकार का जो किसान था उसको हम लोग कुनबी बोलते थे। ये जो थे वो बड़े किसान थे, पट्टीदार, और कुनबी जो थे वो छोटे किसान थे। इनके पास जमीनें काफी कम थी। ठीक है। तो बड़े किसान जो है, पट्टीदार, ये नकद फसल के कारण ये काफी समृद्ध हो गए। और आंदोलन का जो आधार था वो यही था। यानी इन्हीं के द्वारा आंदोलन किया गया, और पट्टीदारों के में निम्न असंतोष था। पहला असंतोष था ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में मूल्य वृद्धि हुई,
सभी सामानों में। दूसरा कॉज था 1917-18 में प्राकृतिक प्रकोप हुआ। और ऐसे में लगान की वृद्धि कर दी। तो जो उपर्युक्त कारणों से किसानों में असंतोष था, गांधी जी ने सत्याग्रह किया और ब्रिटिश शासन ने लगान वृद्धि वापस ली। परंतु इसमें एक ये है कि ये वृद्धि जो वापस ली वो सिर्फ 70 से लेकर के 75 गांव के, जबकि 550 गांव में लगान बढ़ा था। इसलिए इसको हम बहुत सफल आंदोलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका विश्लेषण करते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह आखिर था क्या। तो खेड़ा गुजरात का एक स्थल है और यहाँ नकदी फसल यानी कपास का जो है वो उत्पादन होता है, यह होता था। और यहाँ का जो पीजेंट स्ट्रक्चर था, जो किसानों का संरचना था, वो ये था कि यहाँ दो प्रकार के किसान थे, एक बड़े किसान और दूसरा छोटे किसान। जो बड़े किसान थे उनको पट्टीदार बोला जाता था और जो छोटे किसान थे उनको कुंबी बोला जाता था। इसमें जो आंदोलन किया गया वो पट्टीदारों के द्वारा किया गया। अब पट्टीदारों के द्वारा क्यों आंदोलन किया गया? क्योंकि ये नगद फसल बो करके काफी समृद्ध हो गए थे, प्रोस्पेरस हो गए थे, यानी अमीर किसान थे। और इसी वजह से आंदोलन इन्होंने ही किया। गरीब लोग आंदोलन नहीं करता है क्योंकि गरीबों के पास एग्जिस्टेंस कैपेसिटी आंदोलन के लिए नहीं होती है। अगर वो आंदोलन में कूदेगा तो दूसरे दिन से ही उसके परिवार के समक्ष जो है भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आंदोलन जब भी करता है तो समृद्ध व्यक्ति ही करता है। तो यहाँ भी जो खेड़ा आंदोलन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? तो समृद्ध किसानों के द्वारा, जिसको पट्टीदार बोलते थे, जो गुजरात के बड़े किसान थे। और ये समृद्ध हुए थे क्यों? तो समृद्ध इसलिए हुए थे कि नकदी फसल उगाया करते थे। फसल उगाया, बाजार में बेच दिया, अच्छा मूल्य मिला, उससे ये समृद्ध हो। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इनके असंतोष के काउज क्या थे? इन्होंने आंदोलन क्यों किया? तो इनके आंदोलन करने के पीछे 3 कॉज थे। सबसे पहला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। ठीक है, नवंबर 1918 में बंद हुआ, जून 1914 में शुरू हुआ था। तो जून 1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें वैश्विक स्तर पे मूल्यों में वृद्धि हुई थी। वैश्विक स्तर पे मूल्यों में वृद्धि होने के पीछे कॉज क्या था, कारण क्या था? तो उत्पादन बहुत जगहों पे जो युद्धरत राष्ट्र थे, जो संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे से, तो वहां उत्पादन समाप्त हो गया। अब आप मांग का नियम पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था में
कि अगर वस्तु का उत्पादन कम होता है और मांग उसमें बढ़ जाती है तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। ये एक अर्थशास्त्र का सामान्य सा नियम है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस कारण से मूल्य काफी बढ़ गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों की आय तो नहीं बढ़ी थी, तो पट्टीदारों की आय भी नहीं बढ़ी। तो उनसे उनके अंदर असंतोष पनपा कि जितनी मेरी आय है उतने बढ़े हुए मूल्य में हमारी आय घट जा रही है। तो एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था उससे वो प्रभावित थे ही। दूसरा वो सोने पे सुहागा उन पर यह हुआ कि 17-18वें प्राकृतिक प्रकोप हुआ, नेचुरल क्लैमिटी आई और उस नेचुरल क्लैमिटी के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई। तो एक तो बढ़े हुए मूल्य से उनकी आय घट रही थी, दूसरा फसल जो बर्बाद हो गया तो उनकी आय पूरी की पूरी घट गई। तो इन दो कारणों से यानी प्रथम विश्व युद्ध में मूल्यों में वृद्धि और 17-18 में अकाल आने के कारण उनकी स्थिति पहले से ही दयनीय थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन ने खेड़ा में क्या किया कि लगान में वृद्धि कर दी। अब किसानों पर, यानी पट्टीदारों पर जो तीन तरफा मार पड़ा, तो अब इनके सामने एक ही विकल्प था कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ, या दूसरे शब्दों में ब्रिटिश शासन की इस नीति के खिलाफ, लगान वृद्धि के खिलाफ हम आंदोलन करें। तो उनके पास आंदोलन करने की इच्छा थी, लेकिन आंदोलन करने की नीति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। ऐसे में गांधी जी भी गुजरात के थे। जब उनको ये समाचार मिला तो वो किसानों के समस्याओं के समाधान करने के लिए सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह के लिए क्यों तैयार हुए। यही गांधी जी जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ में इनको लेने गए थे कि चंपारण में आकर के नीले साहबों के विरुद्ध जो वहाँ के किसान हैं उनकी सहायता कीजिए, तो इन्होंने जवाब दिया था कि हम पहले देखेंगे तब जो है फैसला करेंगे। नहीं, बहुत इच्छुक नहीं थे 17 में। उसके बाद वो आए, आकर के देखा, तब उन्होंने आंदोलन किया, सफलता मिली। लेकिन 18 का जो परिस्थिति था वो परिवर्तित था। 15 से लेकर करके 18 का जो पीरियड था वो गांधी जी के मानसिकता में एक महान परिवर्तन लाया था। और वो महान परिवर्तन क्या था कि आते के साथ तो 15-16 में उन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत का दौरा किया, यानी भारत की परिस्थिति क्या है इसको जाना समझा। तो भारत की परिस्थिति को जानने के बाद उन्होंने वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है वो मध्यम वर्गीय आंदोलन है। मध्यम वर्गीय आंदोलन का अर्थ क्या हुआ कि इसका नेतृत्व सिर्फ जो है वो पढ़े लिखे हुए भारतीय, पूंजीपति, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब लोग कर रहे हैं। और इन लोगों के माध्यम से आंदोलन को बहुत दूर तक नहीं चलाया जा सकता है। आंदोलन को पैनी और प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उसमें जनसामान्य को नहीं शामिल किया जाए। और कांग्रेस से कोसों दूर जनसामान्य थी अभी। इसलिए किसान, जो भारत का एक जनसामान्य का बहुत बड़ा भाग था, 80% भाग भारत में जनसामान्य में किसान ही थे। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी जी की इच्छा थी कि अगर किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से हम जोड़ते हैं तो आंदोलन का ही प्रभावशाली हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिए, कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने खेड़ा के किसानों का साथ दिया कि अगर हम किसानों का भी साथ देते हैं तो किसान क्या होंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। तो इस कारण से गांधी जी ने सत्याग्रह किया। जब सत्याग्रह किया तो गांधी जी की लोकप्रियता से ब्रिटिश प्रशासन जो है वो पूर्व से अवगत थी। तो उसने लगान वृद्धि वापस ले ली। मांग क्या था कि लगान वृद्धि नहीं की जाए, तो लगान वृद्धि वापस ले ली। लेकिन इसके बावजूद भी हम खेड़ा सत्याग्रह को सफल नहीं कहते। सफल क्यों नहीं कहते हैं वो जरा देखिए कि लगान वृद्धि वास्तव में 550 गांव में की गई थी, लेकिन इस वृद्धि को सिर्फ 70 से 75 गांव में वापस लिया गया। तो ऐसे में आंदोलन को तो पूर्णतः सफल नहीं कह सकते। तो इस तरीके से आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। तो इसका उत्तर ये है कि गांधी जी वास्तव में ब्रिटिश शासन को झुकाना चाहते थे।
गांधी जी अपने सत्याग्रह के प्रयोग को सफल करना चाहते थे और बहुत ज्यादा नहीं उलझना चाहते थे, क्योंकि अभी तक उनकी नीति ब्रिटिश विरोधी नहीं हुई थी। अभी तक वो ब्रिटिश समर्थक थे। ब्रिटिश विरोधी गांधी जी कब होते हैं? 1919 के बाद, जब जलियांवाला बाग कांड होता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया जाता है, उसमें जो दमन होता है, और खिलाफत के संबंध में जब मुस्लिम लोग ब्रिटिशों के खिलाफ होते हैं, तो ऐसे में गांधी जो है ब्रिटिश विरोधी हो जाते हैं। अभी तक गांधी जी ब्रिटिश समर्थक थे, इसलिए उनका सिर्फ उद्देश्य ये होता था कि ब्रिटिश प्रशासन हमारी कुछ मांगों को मान ले, ताकि हम ये साबित करें कि नहीं, हमारा आंदोलन सही है और ब्रिटिश शासन भी सही है, और ऐसे में जो बची खुची हुई बातें हैं उनको भविष्य में या बाद में उसको पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से मेल मिलाप की नीति के तहत ये तीनों आंदोलन चला, चंपारण भी, खेड़ा भी और अहमदाबाद भी। 1919 के बाद गांधी जी पूरी तरीके से ब्रिटिश विरोधी हो गए। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह, जो किसान आंदोलन से संबंधित है। क्लियर? अब एक बड़ा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 11 नंबर में, वो है उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन। किसान आंदोलन देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, ये महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वो पट्टीदार थे, सॉरी तालुकदार थे। तालुकदार कौन थे? तो राजस्व संग्रह करता। और इन तालुकदारों द्वारा अतिरिक्त रूप से नजराना भी वसूल किया जाता था। और ये जो व्यवस्था थी जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, इस व्यवस्था से जो वहां के किसान थे, यानी उत्तर प्रदेश के, वो असंतुष्ट थे। इस व्यवस्था के विरुद्ध, ये जो व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध 1918 ईस्वी में, 1980 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? अवध किसान सभा। और इसके जो संस्थापक थे अवध किसान सभा के, वो गौरी शंकर मिश्र थे पहला, दूसरे थे इंद्र नारायण द्विवेदी थे। ये दो काफी महत्वपूर्ण थे, इंद्र नारायण
द्विवेदी। और बाद में चल करके कुछ महीनों के बाद मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल हो गए। मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल हो गए, ठीक है। और जल्द ही ये जो अवध किसान सभा था, इसकी 550 शाखाएं स्थापित हो गई। ठीक है। और इन शाखाओं के द्वारा ताल्लुकदारों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया, वो नाई धोबी बंद आंदोलन था। नाई धोबी बंद आंदोलन था। और इस नाई धोबी बंद का आरंभ जो है प्रतापगढ़ जिले से हुआ था। इसमें एक नेतृत्व भर करके आया था जिसके अंतर्गत झिंगोरी सिंह और दुर्गपाल सिंह थे। और दुर्गपाल सिंह। एक दूसरा नेतृत्व जो उभर करके सामने आया, वो नेतृत्व था बाबा रामचंद्र का। और उन्नीस सौ 20 में इन्होंने इलाहाबाद में आंदोलन किया। और 1920 से यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। आंदोलन के साथ जुड़ गया। जिसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन अयोध्या में हुआ था। और इसमें 1 लाख किसान शामिल हुए थे। कितना? 1 लाख किसान। इस के साथ जो है वो एका आंदोलन
जुड़ा हुआ है और इसके जो नेता थे उनका नाम मदारी पासा था। तो अवध किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से इसको समझें और ऑब्जेक्टिवली भी इसको समझें, सब्जेक्टिवली भी समझें आप इसको, ताकि अगर अलग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अवध किसान आंदोलन पर आए तो भी आप लिखने में सक्षम हो, और इसके अंदर जितने वस्तुनिष्ठ चीज़ें हैं अगर उन पर से प्रश्न पूछा जाए तो वो भी आप देने में सक्षम हो। तो देखते हैं कि अवध किसान आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो आप ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में पहले पढ़ चुके हैं कि क्या थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था थी, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर लीजिए अपने मस्तिष्क में कि जमींदारी व्यवस्था से थोड़ा हट कर ये थी। क्यों? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को मान लिया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार नहीं था, ये सबसे बड़ा अंतर था। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान ही था, लेकिन राजस्व वसूली के मामले में एक जमींदार तरह का एक वर्ग यूपी में उभर करके सामने आ गया। यूपी में जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, यूपी में भूमि के मालिक किसान थे। बंगाल के तरह भूमि के मालिक जमींदार नहीं थे वहां, लेकिन जमींदारी से मिलती हुई जो चीजें थी मारवाड़ी के समय ये थी कि किसानों की जो भूमि थी उसमें राजस्व चुकाने का इकाई पूरा गांव बना दिया गया। अगर बड़ा गांव है तो एक गांव को, अगर छोटे छोटे गांव हैं तो 2-3 गांव को मिला करके राजस्व चुकाने का जो इकाई बनाया गया है उसको महाल कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए कि 5000 लोगों का गांव है, तो ये बड़ा गांव हो गया, तो उसमें उसी गांव को एक महाल मान लिया गया। और मान लिया 500 गांव का आबादी है, तो उसमें से 4 गांव को मिला करके एक महाल मान लिया। और उसी महाल में से जो बड़े किसान होते थे उसको जिम्मा दे दिया गया कि आप जो है सारे अपने क्षेत्र के किसानों का और अपना भी राजस्व वसूल कर करके कलेक्टर के कार्यालय में जमा कीजिए। और वो जो किसान बड़ा किसान होता था उसका कलेक्टर के रजिस्टर में जहां राजस्व जमा होता था उसको एक नंबर अलॉट किया जाता था। तो उसका एक पद सृजित हो गया जिसको बोलते थे नंबरदार। तो आप देहातों में जानते हैं कि सही शब्द अब भ्रंशित होकर के दूसरा हो जाता है, तो यही नंबरदार हो गया लंबरदार। एक प्रकार से जो बंगाल में जमींदार की भूमिका थी वही भूमिका जो थी उत्तर प्रदेश में लंबरदार की थी। अब बात समझ में आई। इसी लंबरदार को क्या कहा जाता था? तालुकदार, जिसका काम यह था कि अपने महाल से राजस्व संग्रह करके ब्रिटिश राजकोष में जमा करे। तो अवध में या उत्तर प्रदेश में जो शोषक उभर करके सामने आया, जो एक्सप्लॉइटर, वो तालुकदार। कैसे? कि जो निर्धारित भू राजस्व था उसका तो वो संग्रह करता ही था, और इसमें से 5% उसको ब्रिटिश सरकार देती थी कि आपने राजस्व वसूल करके हमको दिया है, तो जितना भी राजस्व आपने वसूल करके दिया है उसका 5% आप रख लीजिए, ये आपकी आय हुई। यहां तक बात रहती तो कोई बात नहीं था। इन तालुकदारों ने क्या किया कि किसानों से नजराना वसूल करना शुरू किया, एक्स्ट्रा। तो ये जो नजराना था ना, अतिरिक्त, यही शोषण का आधार था। और इसी से जो है किसान क्या थे? असंतुष्ट थे। तो महलवाड़ी व्यवस्था तो 1813 में लागू किया गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1813 से किसान असंतुष्ट थे, और उस असंतोष का उबाल कब आया? तो लगभग 100 वर्षों के बाद, यानी 1918 में। ठीक है, और 1918 में कैसे उबाल आया कि इस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था की चर्चा हम अभी ऊपर में किया, 1918 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है अवध किसान सभा। क्या नाम है? अवध किसान सभा। किसके खिलाफ? तो तालुकदारों के शोषण के खिलाफ। और अवध किसान सभा 1918 में बना, तो बनाया किन लोगों ने? तो दो लोग काफी महत्वपूर्ण थे, एक गौरी शंकर मिश्र और दूसरा इंद्र नारायण द्विवेदी। ऑब्जेक्टिवली आता है, बाद में चल करके इसमें मदन मोहन मालवीय भी शामिल हो गए। मतलब स्थापना के समय नहीं थे, लेकिन स्थापना के बाद मदन मोहन मालवीय भी शामिल हो गए। इस प्रकार से अवध किसान सभा के संस्थापक लोगों में 3 लोगों का नाम आता है, एक गौरी शंकर मिश्र, दूसरा इंद्र नारायण द्विवेदी और तीसरा मदन मोहन मालवीय। अब जब ये हो गया, तो ये तो हुआ था साहब इलाहाबाद में, लेकिन जल्द ही इसकी 505 शाखाएं स्थापित हो गई। कितना? 550। और इन लोगों ने आंदोलन किसके खिलाफ किया? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो तालुकदार इनके शोषक थे उनके खिलाफ। और आंदोलन का रूप क्या था? तो नाई धोबी बंद आंदोलन। दूसरे शब्दों में, साधारण रूप से आप कहें इसको, तो एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था कि हम आपका सोशली पूरी तरीके से बाइकाट करते हैं। नाई धोबी बंद का मतलब क्या हुआ कि अब नौवा जो है उनका बाल बनाने नहीं जाएगा और धोबी उनका कपड़ा धोने नहीं जाएगा। तो जो जमींदार वर्ग, तालुकदार वर्ग होता था, वो न ही अपना बाल या दाढ़ी स्वयं बनाता था और न ही अपना कपड़ा स्वयं धोता था। तो ऐसी परिस्थिति में उनके कपड़े गंदे होंगे, उनके बाल दाढ़ी बढ़ जाएंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, एक प्रतिष्ठा का हनन का प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो प्रतापगढ़ जिले से हुई थी। कहाँ? प्रतापगढ़ जिले से। लेकिन धीरे धीरे अन्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जैसे बहराइच, सीतापुर, हरदोई, ये सब में भी ये नाई धोबी बंद आंदोलन फैलने लगा। और इसमें 2 नेता उभर करके सामने आए। किसान आंदोलन के लिए अवध किसान सभा के संस्थापक तो ये थे, तो ये चोटी के नेता थे। जमीनी स्तर पर जो नेतृत्व उभर करके सामने आया, जिन्होंने घूम घूम करके आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और नाई धोबी बंद को सफल बनाया, उसमें 2 नाम आता है, एक झिंगुरी सिंह और दूसरा दुर्गपाल सिंह। क्लियर? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय अवध किसान सभा के सर्वोच्च श्रेणी के नेता थे। लेकिन एक कार्यकारिणीय नेतृत्व भी उभरा, और कार्यकारिणीय नेतृत्व में 2 नाम आते हैं, एक झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह। क्या किया? तो गांव गांव घूम करके शाखाएं स्थापित की, जिसके वजह से 550 शाखाएं बन गई। क्या किया इन लोगों ने? तो प्रेरित किया कि कोई भी नाई धोबी जो है वो तालुकदारों के यहाँ सेवा नहीं देगा, ताकि उन पर एक प्रतिष्ठा के हनन का प्रभाव पड़े। तो इस तरीके से अवध किसान सभा के आंदोलन चलते रहे। अब इसमें उग्रता कब आई तो वो देखते हैं। ठीक है, उग्रता आई कि एक व्यक्तित्व बाबा रामचंद्र का उभर करके सामने आया। ठीक है, जहां तक बाबा रामचंद्र का प्रश्न है, तो ये फिजी में मजदूरी का काम करते थे। क्या करते थे? मजदूरी का। और 1909 ईस्वी में वापस फिजी से चले आए थे और 1909 ईस्वी से रह रहे थे वहीं। तो जब किसान आंदोलन की बात हुई तो ये सक्रिय हुए और 1920 ईस्वी में आंदोलन में कूद पड़े। तो आंदोलन में कूदे तो क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले इलाहाबाद जाकर के जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय से इन्होंने भेंट की और उनसे निवेदन किया कि आप किसानों का नेतृत्व कीजिए।
बाबा रामचंद्र ने। तो जो डिस्कशन हुआ बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के बीच में, तो उससे दोनों सर्वोच्च नेता सहमत हो गए कि हाँ, हम इसके लिए तैयार होते हैं। अभी तक जवाहरलाल नेहरू भारत के सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हुए थे। बैरिस्टर बनकर के इंग्लैंड से लौटे थे और बैरिस्ट्री कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला अवसर था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का पदार्पण होता है। और लखनऊ में प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने पहली बार लाठी खाई पुलिस की और पहली बार जेल गए। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद अंग्रेजों को, तालुकदारों को यह लगा कि बाबा रामचंद्र जो हैं वो काफी सक्रिय हैं, तो तालुकदारों ने अंग्रेज प्रशासन से मिल करके उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। किन पर? बाबा रामचंद्र पर। और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी तो 5000 किसान उनके साथ साथ थे और रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। ऐसे में अफवाह उड़ गई कि गांधी जी बाबा रामचंद्र से मिलने के लिए आ रहे हैं इलाहाबाद जेल में। जैसे ही अफवाह उड़ी वैसे ही क्या हुआ साहब, तो 60,000 किसान जेल के चारों ओर आकर के बैठ गए। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या थी, 60,000 किसान। उससे ब्रिटिश शासन जो है वो घबरा गई। और ऐसी परिस्थिति में जब एक अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने जो है बाबा रामचंद्र को मार डाला है, तो इसको शांत कराने के लिए बाबा रामचंद्र ने दर्शन दिए, तब लोग शांत हुए। और फिर ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होने लगा, तोड़ फोड़ करने लगे। 60,000 लोग जब जमा हो गए और कुछ दिन व्यतीत हुआ तो तोड़ फोड़ करने लगे। ऐसे में ब्रिटिश शासन ने बाबा रामचंद्र पर से झूठा मुकदमा वापस लिया और इनकी रिहाई हुई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो अवध किसान आंदोलन था उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली। अब देखिए, यहाँ पर बात नहीं लिखे हैं, बीच वाला बात वो बताना चाहते हैं कि इसके बाद आंदोलन में फूट पड़ गया 1920 ईस्वी में। फूट किस बात को लेके पड़ा? वो इस बात को लेकर के आंदोलन का स्वरूप क्या हो। तो एक तरफ मदन मोहन मालवीय ये चाहते थे कि आंदोलन पूर्ण रूप से संवैधानिक हो। क्या हो? संवैधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई तोड़फोड़ नहीं। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाए, यानी संघर्षशील हो। तो ऐसे में अवध किसान आंदोलन से हट कर करके 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंदिरा द्विवेदी के द्वारा जो है एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको उत्तर प्रदेश किसान सभा कहा जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश किसान सभा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1920, जवाहरलाल नेहरू के। और ये फिर लोकप्रिय हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो किसान आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन से पूरी तरीके से जुड़ गया। यानी अब किसान अलग से किसान आंदोलन नहीं चला रहे थे। बात समझ में आई? अब किसान अलग से किसान आंदोलन नहीं चला रहे थे, बल्कि किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन एक हो गया। तो इस बीच यानी 1920 से लेके 22 तक जो अवध में या उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन चला, उसके संचालनकर्ता, उसके कर्ता धर्ता, उसमें सारी भागीदारी जो थी वो किसकी थी? किसानों की थी। तो उत्तर प्रदेश का असहयोग आंदोलन कहिए या किसानों का आंदोलन कहिए, दोनों एक था। इसका अलग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब और क्यों वापस लिया, ये आपको पता है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों और कब वापस लिया? तो क्यों का जवाब यह है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को
चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या था? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों के द्वारा, ये भी किसान ही थे। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, तो वहां पर पुलिस ने गोली चला दी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर। तो खींच में आकर के एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति थे जो नेतृत्व कर रहे थे उस जुलूस का, तो उनके नेतृत्व में थाने में जो चौरी चौरा थाना था उसमें आग लगा दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। तो आग जब लगाया गया तो 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। कितने? 22। अब देखिए हुआ यह कि जैसे ही चौरा चौरी कांड की घटना घटी तो गांधी जी के नीति के खिलाफ था ये। गांधी जी सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से करना चाहते थे, हिंसा के माध्यम से नहीं। तो जैसे ही हिंसा हुई वैसे ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी से किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया, क्योंकि 1 अगस्त 1920 से किसान आंदोलन मर्ज कर गया था किसमें? असहयोग आंदोलन। तो जब 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए इसके साथ एक किसान आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि एक दूसरा आंदोलन का रूप भर करके सामने आया जिसको हम लोग बोलते हैं एका आंदोलन। क्या? एका आंदोलन। और इस आंदोलन के नेता जो थे वो मदारी पासा थे, जो निम्न वर्ग से आते थे। तो इसका कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। नतीजा के तौर पर कुछ दिन चला और उसको ब्रिटिश प्रशासन ने एका आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया। और ये वास्तव में जो था, ये सब जितने आंदोलन थे वो एक सिस्टम के तहत चल रहे थे, जिसमें तालुकदारों के साथ साथ ब्रिटिशों का भी विरोध किया जा रहा था। लेकिन जो एका आंदोलन था ना, जिसके नेता मदारी पासा थे, ये पूर्ण रूप से तालुकदार विरोधी था। तो गांधी जी या कांग्रेसी नेताओं ने इसका साथ इसलिए नहीं दिया कि इससे वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता, यानी भारत के लोग ही आपस में लड़ पड़ते और राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाता। लेकिन अध्ययन के लिए तो एक चीज है कि ये साहब एक आंदोलन चला। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने आज के क्लास में आपको 2 आंदोलन का अध्ययन करवाया, एक खेड़ा, एक उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का। बाकी कल के क्लास में बचे हुए खंड का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।